हेलो एवरीवन। हम लोग इस वीडियो लेक्चर में जो है इंजीनियरिंग जियोलॉजी का क्वेश्चन पेपर का पीवाईक्यू सॉल्यूशन देखेंगे। ठीक है, और ये क्वेश्चन पेपर हमारा 2024 का होगा। बीयू का क्वेश्चन पेपर है। एक एक करके हम लोग जो है क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। पहला हमारा ऑब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव आपको जो है कितना बनाना होता है, 10 में से 7 बनाना होता है। हम आपको जो है 10 का 10 जो है डिस्कस करने वाले हैं। बात समझ में आ गई? अगर आपको लो वॉइस लगता है, ऑडियो का इशू है, ईयरफोन का प्रयोग कीजिए और वीडियो का डिस्क्रिप्शन जरूर पढ़िएगा। बात समझ में आ रही है ना? चलिए ठीक है, यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है सर? द प्रॉपर्टी ऑफ ए मिनरल बाय वर्च्यू ऑफ विच इट कैन बी कट विथ ए नाइफ। ठीक है, मिनरल का वो प्रॉपर्टी जिसके वजह से उसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। ठीक है, मिनरल का वो प्रॉपर्टी बताइए जिसके वजह से उसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। पार्टिंग नहीं सर, सेक्टाइल, हाँ यही प्रॉपर्टी तो होता है। मेलेबल में हम लोग सीट बनाते हैं, डक्टाइल में इसको वायर की तरह खींचते हैं। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। बात समझ में आ रही? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा सर? इसमें सेक्टाइल मेरे अनुसार करेक्ट आंसर होगा। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? व्हेन द मिनरल ऑकर्स इन फ्लैटेंड और स्क्वायर फॉर्म, जब मिनरल हमारा फ्लैट या स्क्वायर फॉर्म में मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तो उसको हम लोग सर टेबुलार कहते हैं। बात समझ में आ रही है? उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? टेबुलार कहते हैं। जब मिनरल हमारा स्क्वायर या फिर फ्लैटेंड फॉर्म में मिलता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं सर? टेबुलार कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन वन इसका करेक्ट होगा। अगला सवाल क्या कहता है? कायनाइट, कायनाइट शोज विच फॉर्म। कायनाइट कौन सा फॉर्म शो करता है? कॉलुमर, ठीक है, इलोंगेटेड, ब्लेडेड, टेबुलर। ठीक ना? तो कायनाइट हमारा जो है ब्लेडेड फॉर्म शो करता है। कायनाइट क्या शो करता है सर? ब्लेडेड फॉर्म शो करता है। चलिए अगला सवाल क्या कहता है? द अरेंजमेंट मेड नियर द टॉप ऑफ ए डैम। ठीक है, टॉप डैम के टॉप में जो अरेंजमेंट किया जाता है फॉर पासेज ऑफ एक्सेस वाटर फ्रॉम द रिजर्वायर। जैसे कि मान के चलिए ये हमारा क्या है सर? डैम है। ठीक है, ये हमारा क्या है सर? डैम हो गया। डैम के इस साइड हमारा जो है पानी स्टोर रहता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रिजर्वायर कहते हैं। ठीक है, तो आपसे क्या करा? अरेंजमेंट मेड नियर द टॉप ऑफ ए डैम। डैम के टॉप में एक ऐसा अरेंजमेंट किया जाता है कि अगर पानी का मात्रा इधर जो है रिजर्वायर के साइड पानी का मात्रा बढ़ गया तो वो पानी जो है रिलीज कर जाए। उस चीज को हम लोग स्पिलवे कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? हम लोग स्पिलवे कहते हैं। ठीक है, कि हमारा जो डैम के एक साइड जिधर हमारा पानी स्टोर करके लिखा हुआ है और पानी का मात्रा अगर बढ़ जाए तो हम उस पानी को हम लोग रिलीज कर देते हैं। ठीक है, पानी जाने देते हैं। जहां से रिलीज किया जाता है वहां पे हम लोग स्पिलवे का फॉर्मेशन होता है। चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। क्रोमाइट शोज विच टाइप ऑफ स्ट्रक्चर। क्रोमाइट हमारा कैसा स्ट्रक्चर शो करता है? ग्रेनुलर, गोबुलर, रेनफॉर्म, मैमिलरी। ठीक है, तो क्रोमाइट हमारा सर ग्रेनुलर स्ट्रक्चर शो करता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेनुलर। ऑप्शन वन इसका सही हो जाएगा। समझ गए? चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल कहता है ए टेम्पोररी डैम कंस्ट्रक्टेड टू एक्सक्लूड वाटर फ्रॉम ए स्पेसिफिक एरिया इज। ठीक है, मान के चलो कि हमारा जो है, जैसे तुम देखते होगे कि नदी सब में जो पुल बनाया जाता है, जैसे गंगा नदी सब में अगर कोई पुल बनाया गया है, तुम देखोगे ना कि जहां हमारा पुल का पाया दिया जाता है, ठीक है, जहां पे हमारा जो है पुल का पाया दिया जाता है उसके आसपास का पानी जो है सुखा के बाहर कर दिया जाता है। ठीक है, पानी जो है वहां से बाहर निकाला जाता है। बात समझ में आ रही है? तो ये किस चीज की वजह से होता है? तो यहाँ पे हमारा जो है ना एक कॉफर डैम बनाया जाता है। ये जो हमारा होता है सर, यहाँ पे हमारा क्या बनाया जाता है? ये हमारा सर यहाँ पे कॉफर डैम बनाया जाता है। ठीक है, और ये कॉफर डैम क्या करता है? यहाँ से पानी बाहर निकालने में मदद करता है। जहाँ पे हमारा नदी सब में, गंगा सब में जो पुल बनता है तो वहां पे हमारा नीचे का जो है पानी क्या किया जाता है? पानी सुखाया जाता है, तब तो वहां पे पुल बनाएंगे ना। ठीक है, तो वो जो पानी सुखाया जाता है वो किसके सहारे सुखाया जाता है सर? कॉफर डैम के सहारे सुखाया जाता है। वही सवाल आपसे कर रहा है कि एक तरह का टेम्पोररी डैम है जो कि कंस्ट्रक्ट किया जाता है टू एक्सक्लूड वाटर। एक्सक्लूड वाटर मतलब पानी को बाहर निकालने के लिए किसी स्पेसिफिक एरिया से। इस चीज को आप क्या कहते हैं? तो इस चीज को सर हम लोग कॉफर डैम कहते हैं। बात समझ में आ गई? चलिए अगला सवाल क्या कहता है? व्हाट ऑकर्स ड्यू टू फॉल ऑफ बिग रॉक ब्लॉक्स ड्यू टू रिलीज ऑफ स्ट्रेस ड्यूरिंग टनलिंग। ठीक है, जब हम लोग टनलिंग कर रहे होते हैं, ठीक ना, और हमारा जो रिलीज ऑफ स्ट्रेस होता है, बात समझ में आ रही है?
जब हम लोग टनलिंग कर रहे होते हैं तो हमारा जो रिलीज ऑफ स्ट्रेस होता है तो उसमें बड़ा बड़ा रॉक ब्लॉक्स जो है गिरता है, तो उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं, बड़ा बड़ा जो रॉक ब्लॉक्स मतलब चट्टान जो गिरता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको रॉक फॉल कहते हैं? नहीं सर, रॉक ब्रस्ट, हाँ बिल्कुल रॉक ब्रस्ट कहते हैं उसको। ठीक है, जब हम लोग टनलिंग कर रहे होते हैं, सुरंग बना रहे होते हैं, जैसे मान के चलो ये हमारा पहाड़ है, यहाँ से हम लोग जो है इस तरीके से सुरंग बना रहे हैं। ठीक है, तो जब सुरंग बना रहे हैं तो इसको पहाड़ को तोड़ेंगे, ठीक ना, पहाड़ को तोड़ेंगे तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, स्ट्रेस रिलीज करवाते हैं। बात समझ में आ रही है? स्ट्रेस रिलीज जब होता है तो पहाड़ टूट के गिरता है। और ये जो पहाड़ या बड़ा बड़ा पत्थर टूट के गिरता है उस चीज को हम लोग क्या कहते हैं सर, रॉक ब्रस्ट कहते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2, रॉक ब्रस्ट। अगला हमारा क्या है सर, माइका इज, माइका क्या है, फ्लेक्सिबल है? हाँ सर। रिजिड है? नहीं। फ्लेक्सिबल इलास्टिक है, यही सर, हाँ हाँ यही होगा। ठीक है, इलास्टिक भी है, बिल्कुल है सर। तो हमारा सर जब दोनों ऑप्शन अवेलेबल है तो हम लोग क्या मारेंगे, ऑप्शन 3 मारेंगे। माइका हमारा फ्लेक्सिबल और इलास्टिक दोनों है। बात समझ में आ रही है? तो ऑप्शन 3 इसका सही हो जाएगा। माइका हमारा क्या है सर, फ्लेक्सिबल और इलास्टिक दोनों है। समझ गए? चलिए, अगला सवाल क्या कहता है, ग्रेनाइट इज विच टाइप ऑफ रॉक। हमारे पास जो है कई तरह का रॉक है, इग्नियस रॉक है, सेडिमेंट्री रॉक है, मेटामॉर्फिक रॉक है, तो ग्रेनाइट इसमें से किसका एग्जांपल है? ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है भैया, ये रिपीट भी कर सकता है आपको। ठीक ना, तो ग्रेनाइट हमारा किस तरह का रॉक है सर? सर ये हमारा जो है ना इग्नियस रॉक है। ग्रेनाइट क्या है हमारा, इग्नियस रॉक है। बात समझ गए? चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। अगला सवाल क्या कहता है, हार्डनेस ऑफ ह्यूमन फिंगर नेल इज, हार्डनेस ऑफ ह्यूमन फिंगर नेल कितना होता है? ठीक है, इंसान के उंगली से अगर हम किसी चीज को खरोच दें तो कितना निशान पड़ेगा? ठीक है, तो हार्डनेस इस चीज का किससे नापा जाता है सर? इसको हम लोग जो है मोज स्केल पे नापते हैं। ठीक ना, इसको हम लोग मोज स्केल पे नापते हैं। और ह्यूमन फिंगर का जो हार्डनेस होता है ये 2.5 होता है, 2.5 होता है। बात समझ में आ रही है? ह्यूमन फिंगर का जो हार्डनेस होता है वो कितना होता है सर, 2.5 होता है। इसमें ऑप्शन में 1.5 है, ये तो नहीं, बहुत कम हो गया। 2 है, 3 है, तो 2 और 3 के बीच में आ रहा है, तो इस दोनों में से तो कोई है नहीं, तो इसलिए हम नन ऑफ दिस टिक मार रहे हैं। कुछ जगह आपको हो सकता है एआई कहीं कहीं 2 दिखा दे, कहीं कहीं 3 दिखा दे, लेकिन होता 2.5 है, इसलिए यहाँ पे नन ऑफ दिस का ऑप्शन है, तो हम नन ऑफ दिस मार रहे हैं। बात समझ में आ गई? ध्यान रखिएगा इस सब चीज का। गिव ए डिटेल्ड अकाउंट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फेल्डस्पार। फेल्डस्पार जो है एक तरह का मटेरियल होता है, समझ गए ना? तो इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आपको एक नोट लिखना है। बात समझ में आ रही है? इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज आपको मतलब बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग एक एक करके देखते हैं इसका फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या क्या है। तो पहला प्रॉपर्टी हमारा जो है, इसमें केमिकल कंपोजिशन का अगर बात किया जाए तो इसमें एल्यूमिना और सिलिकेट होता है। ठीक है, एल्यूमिना और सिलिकेट होता है किस चीज का सर, पोटासियम का, सोडियम का, कैल्शियम का। बात समझ में आ रही है? दूसरा अगर इसका सर क्रिस्टल सिस्टम का बात किया जाए सर, तो ये मोनोक्लिनिक या फिर ट्राइक्लिनिक सिस्टम देता है। ठीक। तीसरा चीज अगर इसका कलर का बात किया जाए सर, तो फेल्डस्पार का कलर व्हाइट हो सकता है, पिंक हो सकता है, ग्रे हो सकता है, फ्लेश कलर्ड हो सकता है, या फिर ग्रीन हो सकता है। चलिए, तीसरा अगर लस्टर का बात किया जाए सर, इसमें चमक का बात किया जाए, तो ये हमारा विट्रस टू पियरली और क्लीवेज फेसेस देता है। बात समझ में आ गई? चौथा चीज, चौथा नहीं, पांचवा अगर हार्डनेस का बात किया जाए तो इसका हार्डनेस जो है अबाउट 6 मोज स्केल होता है। ठीक है, इसका हार्डनेस हमारा कितना होता है, करीब 6 मोज स्केल के बराबर होता है। ठीक है, तो हम लोग 5 प्रॉपर्टी देख लिए हैं। अब छठा प्रॉपर्टीज का देखते हैं। अगर क्लीवेज का बात किया जाए तो टू परफेक्ट क्लीवेजेस एट राइट एंगल्स टू नियरली राइट एंगल्स। ठीक है, हमारा जो है इसमें दो परफेक्ट क्लीवेज देखने को मिलेगा 90 डिग्री पे। ठीक ना, या फिर नियर अबाउट 90 डिग्री पे। चलिए, उसके बाद अगर फ्रैक्चर का बात किया जाए तो इसमें अनइवन फ्रैक्चर देखने को मिलता है। फ्रैक्चर मतलब इस तरीके से जो दरार हो जाता है, तो इसमें कौन सा फ्रैक्चर देखने को मिलेगा, अनइवन फ्रैक्चर देखने को मिलेगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी का बात किया जाए तो इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5 से 2.8 के आसपास होता है। इसका स्पेसिफिक ग्रेविटी कितना होगा सर, 2.5 से 2.8 के आसपास होगा। ट्रांसपेरेंसी का अगर बात किया जाए तो ट्रांसपेरेंट या फिर ट्रांसलूसेंट होता है। फील्ड स्पार्क किस तरह का मटेरियल होता है, ट्रांसपेरेंट या ट्रांसलूसेंट होता है, मतलब आर पार तुम देख सकते हो इससे। ठीक है, सोच लो कितना खतरनाक चीज है ये।
ऑकरेंस का बात किया जाए कि फील्ड स्पार पाया कहाँ कहाँ जाता है, तो ये जनरली आपका इग्नियस रॉक में पाया जाता है सर, मेटामॉर्फिक में भी पाया जाता है और सेडिमेंट्री रॉक में भी पाया जाता है। माना ये जो मेन तीन कैटेगरी है रॉक का, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री, तीनों में पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? इसके साथ साथ आपको हम एक बात बता देंगे कि हमारा जो है ये तीनों रॉक देख के जाइएगा, इस पे आपको शॉर्ट नोट्स या इससे रिलेटेड सवाल आ जाएगा, इग्नियस, मेटामॉर्फिक, ठीक है, और सेडिमेंट्री। बात समझ में आ रही है? ये तीनों रॉक के बारे में डिटेल में इसका प्रॉपर्टी, यूज, जो भी चीज है सारा चीज देख के जाइएगा, इससे सवाल आपका पक्का पूछेगा ही पूछेगा। बात समझ में आ रही है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा, इसको जरूर देख के जाइएगा। चलिए यहाँ से हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल क्या कहता है? अगला सवाल कहता है व्हाट इज रॉक फॉर्मिंग मिनरल। रॉक फॉर्मिंग मिनरल क्या होता है? डिस्कस द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स इन नेचर। नेचर में मिनरल के फॉर्मेशन का क्या प्रोसेस है वो भी बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं सर कि रॉक फॉर्मिंग मिनरल क्या होता है। ठीक है, कौन कौन सा मिनरल हमारा है वो हम लोग देखते हैं यहाँ पे। तो देखिए, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जो है एक तरह का मिनरल है जो कि कॉमनली ऑकर होता है, कहाँ पे पाया जाता है सर? रॉक में पाया जाता है, और ये मेजर पार्ट होता है अर्थ के क्रस्ट का। ठीक है, रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स मेनली जो है रॉक में पाया जाता है, और ये अर्थ के क्रस्ट का क्या होता है? मेजर पार्ट होता है। ये अर्थ के क्रस्ट का क्या होता है सर? मेजर पार्ट होता है, मतलब बहुत बड़ा हिस्सा होता है रॉक फॉर्मिंग मिनरल। ठीक है, अर्थ में आप पढ़े होंगे कि अर्थ में हमारा जो है कई सारा लेयर बना होता है, हम लोग जिस धरती पे खड़ा है धरती के अंदर हमारा सर कई सारा लेयर है। ठीक है, उसमें से एक लेयर हमारा क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। एक लेयर हमारा क्या कहलाता है? क्रस्ट कहलाता है। ठीक है, तो रॉक फॉर्मिंग मिनरल्स जो है ये मेनली हमारा कहाँ पाया जाता है सर? अर्थ क्रस्ट का एक हिस्सा है। ठीक, चलिए, these minerals combine in different proportions to form various types of rock। और ये जो मिनरल है अलग अलग प्रोपोर्शन में कंबाइन करता है और एक अलग अलग तरह का रॉक्स हमको देता है। बात समझ में आ रही है? तो कोई पूछेगा कि रॉक फॉर्मिंग मिनरल क्या है सर, तो ये एक तरह का मिनरल है जो कि कॉमनली कहाँ पाया जाता है? रॉक्स में पाया जाता है। और ये रॉक्स किस चीज का हिस्सा है सर? अर्थ क्रस्ट का हिस्सा है। ठीक ना? अब ये जो है मिनरल कैसे बनता है सर? अलग अलग प्रोपोर्शन में मटेरियल कंबाइन होता है, ठीक ना, और ये हमारा जो है फॉर्मेशन करता है इस चीज का। इसका एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए रॉक फॉर्मिंग मिनरल का, तो इसका एग्जाम्पल क्वार्ट्ज हो जाएगा, फेल्डस्पार हो जाएगा, माइका हो जाएगा, एम्फीबोले हो जाएगा, पायरोक्सिन हो जाएगा। ठीक ना, इसका एग्जाम्पल का अगर बात किया जाए क्वार्ट्ज होगा, फेल्डस्पार होगा, माइका होगा, एम्फीबोले हो जाएगा, पायरोक्सिन हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? चलिए, प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मिनरल्स इन नेचर। हमारा जो है हमारा डेली लाइफ में नेचर में मिनरल्स कैसे बनता है ये आपको बताना है। ठीक ना? तो देखिए, मिनरल्स बनने का हमारे पास चार पांच प्रोसेस है। सबसे पहला हमारा मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन होता है। सबसे पहला प्रोसेस क्या है सर? मैग्मा का क्रिस्टलाइजेशन होता है। क्रिस्टलाइजेशन मतलब वो जो है सॉलिड क्रिस्टल की तरफ बनता है, मतलब आपस में चिपकता है और सॉलिड जैसा कुछ बनता है हमारा सर। मिनरल्स फॉर्म व्हेन मोल्टेन मैग्मा कूल्स। ठीक है, मिनरल तब बनता है जब हमारा मोल्टेन मैग्मा कहने का मतलब पिघला हुआ मैग्मा, ठीक है, वो जब ठंडा होता है और सॉलिड बनता है। बात समझ में आ रही है? जैसे कि हमारा जो है धरती के नीचे क्या है? गर्मी बहुत ज्यादा है। ठीक है, हमारा धरती के नीचे का हिस्सा में गर्मी बहुत ज्यादा है, तो जो जहाँ गर्मी रहेगा वहां पे हमारा कोई भी मटेरियल क्या होगा? मॉल्टन स्टेट में होगा। मॉल्टन स्टेट मतलब पिघला हुआ अवस्था में रहेगा। ठीक है, और यही पिघला हुआ अवस्था में क्या होता है हमारा सर? मैग्मा होता है। ठीक ना? जब ये मैग्मा हमारा क्या हो जाएगा? ठंडा होके सॉलिड हो जाएगा। ठीक है, जब ये मैग्मा हमारा जो है ठंडा होकर सॉलिड बनेगा तब जाके इसमें क्या आना शुरू होगा? मिनरल प्रॉपर्टीज बनना शुरू हो जाएगा। स्लो कूलिंग प्रोड्यूसेस कोर्स क्रिस्टल्स व्हाइल रैपिड कूलिंग फाइन क्रिस्टल। ठीक है, अब देखो कि यहाँ पे एक बहुत बड़ा पॉइंट हम बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं सर? कि अगर आपका कूलिंग, ये जो मैग्मा जो है पिघला हुआ मैग्मा है, ये जब ठंडा होता है, ठीक है, अगर कूलिंग आपका स्लो रहा, ठीक ना, अगर मतलब ये धीरे धीरे ठंडा हो रहा है, तो इसमें कोर्स क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, और अगर बहुत तेजी से कूलिंग हो रहा है तो इसमें जो है हमारा किस चीज का फॉर्मेशन होगा सर? फाइन क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ रही है? इसमें किस चीज का फॉर्मेशन होगा? फाइन क्रिस्टल का फॉर्मेशन होगा। बात समझ गए ना? चलिए,
उसके बाद क्या कहता है सर, क्रिस्टलाइजेशन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन। सबसे पहला तो हमारा क्रिस्टल बना किससे, मैग्मा से। मैग्मा हमारा क्या होता है सर, धरती के नीचे जो हमारा गर्मी होता है, उस गर्मी में हमारे धरती के नीचे जो है सर एक लिक्विड जैसा कुछ होता है पिघला हुआ रूप में। जब वो ठंडाता है तो उससे हमारा मिनरल बनना शुरू हो जाता है। फिर हमारा जो है एक्वस सॉल्यूशन में हमारा क्या होता है सर, मिनरल फॉर्म बाय इवापोरेशन और प्रेसिपिटेशन फ्रॉम मिनरल रिच वाटर, जैसे कि हेलाइट या जिप्सम हो गया। ठीक है, कि हमारा जो है कुछ मिनरल रिच वाटर भी होता है। ठीक ना, कुछ हमारा जो है मिनरल रिच वाटर भी होता है, मतलब ऐसा पानी जिसमें कि मिनरल्स भरा हुआ है। ठीक है, और हम मिनरल्स हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है भाई। ठीक ना, तो ऐसा पानी जिसमें कि मिनरल्स भरा हुआ है, उस पानी को अगर इवापोरेशन हो जाए, मतलब उससे जो है भाप बाहर निकल जाए, ठीक है, या फिर उस पानी का क्या हो जाए, प्रेसिपिटेशन हो जाए, बात समझ में आ रही है, तो फिर उससे हमारा क्या हो सकता है सर, क्रिस्टलाइजेशन उसका होगा, ठंडा हो जाएगा, क्रिस्टलाइजेशन हो जाएगा सर, वो जमेगा। ठीक है, क्रिस्टल बनेगा, तो वहां से हमारा मिनरल्स का फॉर्मेशन होता है। इसका एग्जांपल अगर क्या पूछा जाए तो ये हो जाएगा हेलाइट और जिप्सम। ठीक ना, इसका एग्जांपल अगर कोई पूछे तो ये हमारा क्या हो जाएगा सर, हेलाइट और जिप्सम। चलिए, तीसरा हमारा जो है सब्लिमेशन से भी बनता है। ठीक है, ये किससे बनता है, सब्लिमेशन से। सब्लिमेशन जो है केमिस्ट्री का एक प्रोसेस है, सब्लिमेशन जो है, ठीक है, केमिस्ट्री का प्रोसेस है। ठीक ना, इसमें सब्लिमेशन में हमारा क्या होता है कि कोई भी मटेरियल जो है गैस से सीधा हमारा क्या बन जाता है, सॉलिड बन जाता है। बात समझ में आ रही है, ऐसे जनरल प्रोसेस क्या है सर, पहले गैस होता है, फिर लिक्विड होता है, बात समझ में आ रही है, फिर हमारा जो है सॉलिड बनता है। लेकिन सब्लिमेशन में क्या है सर, हमारा गैस से सीधा क्या बन जाएगा, सॉलिड बन जाएगा। बात समझ में आ रही है ना, तो मिनरल्स फॉर्म डायरेक्टली फ्रॉम गैसियस स्टेट विदाउट पासिंग थ्रू लिक्विड स्टेज, कॉमनली नियर वॉल्केनिक इवेंट्स। जहां पे हमारा वॉल्केनिक इवेंट्स हो रहा है, वहां पे मिनरल हमारा जो है डायरेक्टली गैस से लिक्विड बन जाता है, सॉरी गैस से सॉलिड बन जाता है, बिना लिक्विड हुए हुए। ठीक है, तो वहां पे हमारा जो है सर मिनरल का फॉर्मेशन होता है। बात समझ में आ रही है, मिनरल तभी बनेगा जब हमारा सॉलिड बनेगा, यानी कि किसी ना किसी रूप में हमारा जो है सॉलिड के रूप में आना चाहिए। जैसे क्रिस्टलाइजेशन में क्या हो रहा था, ठंडा होके सॉलिड बन रहा था। ठीक है, इसमें हमारा क्या था सर कि मिनरल रिच वाटर का या तो इवापोरेशन हो रहा था या प्रेसिपिटेशन हो रहा था, फिर वो सॉलिड बनता था, तो हमारा बनता था सर मिनरल फॉर्मेशन होता था। सब्लिमेशन में क्या हो रहा है सर कि हमारा जहाँ पे वॉल्केनिक इवेंट होता है, ठीक है, जो सॉरी जहाँ पे वॉल्केनिक इवेंट होता है, वेंट मतलब धुआं निकलने का जो हमारा रास्ता है। ठीक है, जहाँ पे वॉल्केनो के आसपास तुम देखोगे ना, इस तरह से हमारा जो है धुआं निकलते रहता है, तो ये धुआं जो है जब ठंडा होकर सॉलिड बन जाएगा, ठीक है, या फिर ये धुआं जब सॉलिड बन जाएगा तो हमारा मिनरल्स का फॉर्मेशन होगा। बात समझ में आ गई, तो ये सारा चीज तो सर हम लोग समझ गए। एक और आपको हम बता देते हैं लगे हाथ। ठीक है, एक हमारा सर मेटामॉर्फिज्म से भी मिनरल बनता है, यानी कि जो हमारा एग्जिस्टिंग मिनरल रिक्रिस्टलाइज हो जाएगा हाई टेम्परेचर और प्रेशर की वजह से, तो न्यू मिनरल बनेगा। ठीक ना, मान के चलो कोई मटेरियल है, उसमें ऑलरेडी कुछ ना कुछ हमारा जो है मिनरल अवेलेबल है। ठीक है, अब इस मिनरल के आसपास हम लोग जो है टेम्परेचर बढ़ा देंगे, टेम्परेचर हाई रहेगा, प्रेशर भी हाई रहेगा। ठीक है, और यहाँ से हमारा जो है नया मिनरल बन जाएगा, जिसको हम लोग मेटामॉर्फिज्म कहते हैं। बात समझ में आ रही है, इसको हम लोग क्या कहेंगे सर, मेटामॉर्फिज्म कहेंगे। उसके बाद वेदरिंग वगैरह से भी हमारा मिनरल का फॉर्म होता है। ठीक है, अगर केमिकल वेदरिंग हो या फिर प्राइमरी मिनरल्स का जो केमिकल वेदरिंग होता है, उससे भी हमारा आता है। इसका एग्जांपल है क्ले मिनरल, फेल्डस्पार। ठीक है, ये इसका एग्जांपल है सर। जैसे कि मान के चलो हमारा जो है कहीं पे मटेरियल का ढेर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमारा क्या है, मटेरियल का यहाँ पे ढेर लगा हुआ है। ठीक है, यहाँ से हमारा कुछ मटेरियल जो है किसी न किसी रूप में वेदरिंग के रूप में कहीं और जाके इकट्ठा हो गया, तो जहाँ पे इकट्ठा होगा वहां पे नया जो है माहौल मिलेगा, और उस नया माहौल की वजह से हमारा क्या होगा सर, इसमें हमारा जो है ना नया मिनरल का फॉर्मेशन हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल क्या कहता है, राइट द इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज एंड यूजेस ऑफ इस क्वेश्चन में ना आपको चार तरह का मटेरियल दिया हुआ है। जैसे कि पहला मटेरियल आपका क्या है, ग्रेनाइट है। ठीक है, इस सब का जो है आपको इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज भी लिखना है, और इसका जो है यूसेज भी लिखना है कि क्या इस्तेमाल है इसका सर, इंजीनियरिंग में इसका क्या लेना देना है और इसका यूज क्या है। तो सबसे पहला हमारे पास ग्रेनाइट है, ग्रेनाइट का हम लोग इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज देखते हैं। ठीक, इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज देखेंगे, माना टेक्निकल टर्म में बात करेंगे, तो इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है बहुत हाई होता है। ठीक है, ये हार्ड होता है, डेंस होता है और ड्यूरेबल होता है, मतलब कठोर होता है, घनिष्ठ होता है और टिकाऊ होता है। बात समझ में आ रही है, इसका पोरोसिटी लो होता है और परमिएबिलिटी भी लो होता है।
बात समझ में आ रही है? अगर मान के चलो ग्रेनाइट है तुम्हारा, ठीक है, ग्रेनाइट से अगर तुम पानी चाहे कुछ भी पास कराना चाहोगे तो ये आसानी से पास नहीं होगा, उसी चीज को हम लोग पोरोसिटी या परमिएबिलिटी कहते हैं। बात समझ में आ रही ना? चलिए, उसके बाद हाई रेजिस्टेंस टू वेदरिंग एंड एब्रेशन, ठीक है, वेदरिंग और एब्रेशन से हाई रेसिस्टेंट। एब्रेशन करने का मतलब तुम ग्रेनाइट पे अगर खरोच करोगे तो जल्दी खरोच का निशान पड़ता नहीं है उस पे, ठीक ना, और आसानी से ये खरोचाता भी नहीं है। नोचना खरोचना जो कहते हो ना, नाखून से हम लोग खरोच देते हैं, तो वो सब तुम देखो ग्रेनाइट पे इतना आसान नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो इसमें हाई रेसिस्टेंट टू वेदरिंग एंड एब्रेशन, एब्रेशन मतलब वही खरोच उरोच हो गया। अगला हमारा सर इसका यूज का बात किया जाए तो इसका क्या यूज है सर? बिल्डिंग स्टोन फॉर ब्रिजेस एंड डैम्स। डैम्स में जो है ये बिल्डिंग स्टोन की तरह काम करता है सर, ठीक है, ये हमारा जो है बिल्डिंग स्टोन की तरह काम करता है ब्रिजेस और डैम्स में। चलिए, फ्लोरिंग एंड वॉल क्लैडिंग, फ्लोरिंग और वॉल क्लैडिंग में भी जो है ये इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रही है? बिल्डिंग स्टोन की तरह हम लोग सर काम करते हैं ब्रिजेज में या फिर डैम में, मतलब ये जो है कंस्ट्रक्शन में हमारा ग्रेनाइट इस्तेमाल होता है, कहने का वही मतलब है। फिर हम लोग जो है सर फ्लोरिंग में, हम लोग घर में जमीन पे नीचे ग्रेनाइट बिछाते हैं सर, ये बात तो हर कोई जानता है, बच्चा भी जानता है सर। उसके बाद रोड मेटल में या फिर रेलवे ब्लास्ट में भी ग्रेनाइट का प्रयोग किया जाता है। रेलवे ब्लास्ट करने का मतलब जो है, पटरी पे तुम देखते हो ना पत्थर उत्थर जो हमारा रखा रहता है, छोटा छोटा पत्थर, तो उसमें हमारा ग्रेनाइट का इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग, ठीक ना। तो ये सारा हमारा जो है सर इसका कॉमन यूज है। फिर मॉन्यूमेंट्स या डेकोरेटिव वर्क में भी इस्तेमाल ग्रेनाइट इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, जैसे कि ताजमहल है वो भी तो किसी न किसी पत्थर से बना हुआ है ना, तो हम लोग पत्थर जो है सजाने में भी काम करते हैं। तो हमारा कुछ कुछ मॉन्यूमेंट्स है, ठीक है, जहाँ पे हमारा जो है ग्रेनाइट का प्रयोग किया गया है। अगला है सर डोलेराइट, ठीक है, डोलेराइट का इंजीनियरिंग प्रॉपर्टी देखते हैं तो ये हमारा फाइन से मीडियम ग्रेन इग्नियस रॉक है। बात समझ में आ रही है? पहली बात। दूसरी बात क्या है सर? इसका क्रशिंग स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तीसरा ये क्या है कि टफ और ड्यूरेबल होता है, मतलब बहुत कड़ा होता है और टिकता भी बहुत ज्यादा है ये। पांचवा हमारा क्या है सर? गुड रेसिस्टेंस टू वियर, ठीक है, ये गुड रेसिस्टेंस देता है वियर के अगेंस्ट। वियर मतलब होता है घिसना, ठीक है, वियर मतलब होता है घिसना, जब आप इसको घिसिएगा तो ये आसानी से घिसाता नहीं है। डोलेराइट जो है आसानी से घिसाता नहीं है, ठीक है। चलिए, घिसाना मतलब समझ रहे हो ना, जैसे तुम चप्पल या जूता पहनते हो, बार बार चप्पल जूता पहनते हो तो नीचे का सोल घिस के खियाता है ना, उसी को हम लोग वियर कहते हैं, ठीक है, कि कोई भी चीज बार बार इस्तेमाल होगा तो वो घिस के खत्म होने लगा, उसको हम लोग वियर कहते हैं, ठीक है। रोड एग्रीगेट्स का अगर बात किया जाए, बात समझ में आ रही है? रोड एग्रीगेट्स में इसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि रोड बनने में जो गिट्टी का प्रयोग करते हैं उसमें हम लोग सर डोलेराइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा रेलवे ब्लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है, अभी आपको बताया रेलवे ब्लास्ट क्या होता है सर, पटरी पे जो छोटा छोटा पत्थर बिछा रहता है। उसके बाद ये सर हमारा कंक्रीट एग्रीगेट में इस्तेमाल किया जाता है। तो ये सब हमारा जो है इसका कई सारा यूज है सर डोलेराइट का। कंस्ट्रक्शन में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है, समझ गए? उसके बाद हमारा सर अगला चीज है बसाल्ट, ठीक ना। अगला हमारा क्या है सर? बसाल्ट है। बसाल्ट का इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज हम लोग देखेंगे तो फाइन ग्रेन्ड और कम्पैक्ट होता है ये, ठीक है। बसाल्ट हमारा क्या होता है? फाइन ग्रेन या फिर कम्पैक्ट होता है। बसाल्ट हमारा क्या होता है सर? फाइन ग्रेन्ड होता है या फिर कम्पैक्ट होता है। इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा होता है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ जो है बहुत ज्यादा होता है, ठीक ना। ये हार्ड और टफ होता है। बात समझ में आ रही है? ये क्या होता है? हार्ड और टफ होता है, ठीक ना। तो इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज का अगर बात किया जाए सर तो ये फाइन ग्रेन होता है और कॉम्पैक्ट होता है, इसका कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हाई होता है, ये हार्ड और टफ होता है। साथ साथ इसमें सर गुड रेसिस्टेंस टू एब्रेशन, ये एब्रेशन के खिलाफ गुड रेसिस्टेंस देता है सर। बात समझ में आ गई? चलिए, इसका यूज का बात करेंगे तो यूज के नाम पे सर ये रोड मेटल में इस्तेमाल किया जाता है और कंक्रीट एग्रीगेट में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये रेलवे ब्लास्ट में इस्तेमाल किया जाता है, माना जितना भी तुम्हारा पत्थर है ना सब हमारा जो है ब्लास्ट में इस्तेमाल लगभग कर ही लिया जाता है, ठीक है। मैसनरी वर्क मतलब पत्थर से अगर हम लोग कोई घर वगैरह बनाते हैं तो उसमें इसका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। चलिए, कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड फाउंडेशन, जब हम लोग डैम या फाउंडेशन बनाते हैं तो उसके कंस्ट्रक्शन में इसका इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ गए? अगला हमारा है सर सैंड स्टोन। अगला हमारा क्या है? सैंड स्टोन है। सैंड स्टोन कहाँ प्रयोग किया जाता है सर?
इंजीनियरिंग प्रॉपर्टीज में ये प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। सेडिमेंट्री रॉक जैसे कि जिसका कि ग्रेनुलर टेक्सचर होता है, उसमें हमारा सैंडस्टोन का, सॉरी, सैंडस्टोन हमारा जो है एक तरह का सेडिमेंट्री रॉक है जिसमें कि ग्रेनुलर स्ट्रक्चर होता है सर। ग्रेनुलर स्ट्रक्चर हमारे काम में आता है इंजीनियरिंग में, ठीक ना। मॉडरेट स्ट्रेंथ होता है सीमेंटिंग मटेरियल के आधार पे, इसमें जो है सर मॉडरेट स्ट्रेंथ भी आपका होता है। पोरस इन नेचर होता है, ये किस नेचर का होता है सर, पोरस नेचर का होता है। इसको ड्रेस करना आसान है, इस पे काम करना आसान है। ड्रेस करना मतलब इसको, पत्थर को हम लोग काट छाट के सजाते हैं ना अपना इस्तेमाल करने के लिए, उसी चीज को हम लोग ड्रेस करना कहते हैं। और इस पे काम करना भी हमारा सर क्या है, आसान है। चलिए, इसका यूज का अगर बात किया जाए सर, बिल्डिंग स्टोन एंड मैसनरी, बात समझ में आ रही है, बिल्डिंग स्टोन और मैसनरी में इसका इस्तेमाल किया जाता है। पेविंग स्टोन के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है सर, पेविंग स्टोन के रूप में भी इस्तेमाल किया जाता है। आर्किटेक्चरल वर्क में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फ्लोरिंग और वॉल फेसिंग में भी इस्तेमाल किया जाता है। बात समझ में आ रही है, तो ये सब इसका जो है यूज है सैंडस्टोन का, समझ गए। तो इस तरीके से आप जो है सबको याद रखिएगा, क्योंकि ये तो प्योर आपको टेक्निकल है, इसमें समझने जैसा तो कुछ है नहीं। जो पॉइंट है आपको पॉइंट बाय पॉइंट आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा या रटना पड़ेगा। बात समझ में आ रही है, तो आप उसको देख के जाइए, अपना काम कीजिए, याद करके जाइए, लिख लीजिए। ज्यादा दिक्कत है तो आप तो जानते हैं चिटपुट भी जमाना है, ठीक है। डिस्टिंग्विश बिटवीन इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक, इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के बीच में आपको अंतर बताना है। तो आइए आपको हम इग्नियस और सेडिमेंट्री रॉक के बीच में अंतर बताते हैं। एक साइड सर हमारा इग्नियस रॉक है, दूसरे साइड हमारा क्या है सर, सेडिमेंट्री रॉक है, बीच में सर दीवार है। बात समझ में आ गई। चलिए, तो हम लोग देखते हैं सर कि दोनों क्या क्या होता है। तो पहला पॉइंट से हम लोग शुरू करते हैं सर। इग्नियस रॉक किसके वजह से बनता है, हमारा मैग्मा या लावा जो कि धरती के अंदर होता है वो बाहर निकलता है, ठंडा होता है, तो हमारा इग्नियस रॉक बनता है। सेडिमेंट्री रॉक किसके वजह से बनता है, डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट की वजह से बनता है। एक सेडिमेंट का लेयर आया, दूसरा सेडिमेंट का लेयर आया, तीसरा सेडिमेंट का लेयर आया, और इस तरीके से लेयर बाय लेयर बनता गया। अब जो है ये एक बड़ा सा पहाड़ बन गया है, जिसको हम लोग सेडिमेंट्री रॉक कहेंगे। इग्नियस रॉक हमारा क्रिस्टलाइन नेचर का होता है, सेडिमेंट्री रॉक नॉन क्रिस्टलाइन या फिर क्लास्टिक नेचर का होता है। बात समझ में आ रही है, ये हमारा सर जो है क्लास्टिक नेचर का होता है, ठीक है। ये हार्ड और कंपैक्ट होता है। इग्नियस रॉक क्या होता है हमारा सर, हार्ड भी होता है और कंपैक्ट होता है। ये कंपैरेटिवली सॉफ्टर होता है। सेडिमेंट्री रॉक हमारा जो है क्या, किस नेचर का होता है, सॉफ्ट नेचर का होता है, ठीक ना। ये हमारा स्ट्रेटिफिकेशन शो नहीं करता है। स्ट्रेटिफिकेशन मतलब इसमें लेयर बाय लेयर मटेरियल नहीं होता है। जैसे तुम देखोगे कोई मार्बल या पत्थर उत्थर उठा के देखना ना, शुरू में कुछ और लेयर दिखेगा, फिर उसमें जो है अलग डिजाइन का मटेरियल दिखेगा। माना एक ये अलग लेयर होता है, ये अलग लेयर होता है, तो उस चीज को हम लोग स्ट्रेटिफिकेशन कहते हैं, जो कि इग्नियस रॉक में नहीं होता है, ठीक है। सो क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन और बेडिंग, ठीक ना। सेडिमेंट्री रॉक क्या करता है, क्लियर स्ट्रेटिफिकेशन और बेडिंग शो करता है, मतलब इसमें लेयर बाय लेयर आपको आसानी से दिख जाएगा, ठीक है। फॉसिल्स आर एब्सेंट, इसमें जो है फॉसिल्स एब्सेंट होता है, और इसमें फॉसिल्स प्रेजेंट हो सकता है, कंफर्म नहीं है लेकिन हो सकता है। बात समझ में आ रही है। चलिए, तो यहाँ तक देख लिया, अब हम लोग इसका एग्जांपल भी एक आध को देख लेंगे। इसका एग्जांपल का अगर बात किया जाए तो इसमें ग्रेनाइट और बसाल्ट आता है। इग्नियस रॉक का सबसे फेमस एग्जांपल है ग्रेनाइट और बसाल्ट, इसको याद रखिएगा। सेडिमेंट्री रॉक का अगर एग्जांपल का बात किया जाए सर, तो एस से सेडिमेंट्री, एस से सैंडस्टोन, ठीक है, और लाइमस्टोन। सैंडस्टोन और लाइमस्टोन दोनों भाई है सर, अलग अलग नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे रामाकांत श्यामाकांत दो भाई है, नाम के लास्ट में कांत है तो पता कर लेते हैं। उसी तरह से नाम के लास्ट में स्टोन है तो हम लोग पता कर लेते हैं सर दोनों भाई है। इसके पिताजी कौन है सर, इसके पिताजी हैं सेडिमेंट्री रॉक। बात समझ में आ गई। चलिए, तो आपको जो है इस चीज को याद रखना है। हम मानते हैं कि आपको जो है सारा क्वेश्चन का आंसर समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए, अब हमारा सर ये पार्ट यहीं पे समाप्त होता है। सब्जेक्ट हमारा थोड़ा बोरिंग है, लेकिन कोई बात नहीं है। आपको जो है एग्जाम पास करना है, स्कोर करना है, 50 प्लस नंबर आ जाएगा अगर तुम सारा पीवाईक्यू देख के जाओगे। 2022 का देख लो, 2023 का देख लो, और ये 2024 का देख लो। 2023 वाला हमारा जो है सबसे इम्पोर्टेंट है। इसका जो है पार्ट 2 हमारा जो होगा, लास्ट का क्वेश्चन सब, ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है। लास्ट का क्वेश्चन वगैरह जो भी है इसका, इसको जरूर देख के जाइएगा। 24 का भी लास्ट का क्वेश्चन जो है, मतलब कोई भी पीवाईक्यू का ना, लास्ट वाला सब जो क्वेश्चन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वहां से रिपीट करने का चांस ज्यादा बनता है,
ठीक ना, खास करके इस सब्जेक्ट में। तो हम उम्मीद करते हैं आपको सारा बात समझ में आ गया होगा। अगर किसी भी तरह का डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप हमसे पर्सनली चैट में, कमेंट में, कॉल, व्हाट्सएप जैसे भी हो पूछ सकते हैं डाउट, ठीक ना। आपको वीडियो अच्छा लगता है, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कीजिए भाई, समझ गया। और कमेंट में हमको जरूर बताइएगा कि आपका नेक्स्ट एग्जाम कौन सा है, ठीक है। तो थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। गुड लक फॉर योर एग्जाम। हम चाहेंगे कि आपको ज्यादा से ज्यादा नंबर आए, ठीक है, आपका एग्जाम बहुत अच्छा जाए।